पढ़ा? सबसे पहले कौन सा पढ़ा? वर्णमाला। वर्णमाला समझ में आ गई। संधि कितनी करवा दी? संधियों के प्रकार कितने थे? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है? समास। एक बात बताओ, शब्द संरचना की इकाई, संरचना की इकाई कितनी बताई थी? 4। क्या शब्द संरचना की इकाई में समास शामिल है? क्या शब्द संरचना की इकाई में समास शामिल है? है। ठीक है। शब्द निर्माण की इकाई या शब्द जो बनता है वो किस किस से बनता है? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इनसे मिलकर कोई नया शब्द अगर हमें बनाना है तो या तो हमें संधि करनी पड़ेगी, या नया शब्द बनाना है तो समास, या फिर नया शब्द बनाना है तो उपसर्ग लगा के बना सकते हैं, या नया शब्द बनाना है तो प्रत्यय लगाकर भी बना सकते हैं। तो शब्द निर्माण की या संरचना की इकाई कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी बताई अभी मैंने? संधि बताई, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। कितनी हो गई? 4। अब अगर मैं पूछूं कि जो समास है वो शब्द संरचना की इकाई है। ठीक। दूसरी बात, इस समास की मैं बात करूं, ये किससे बना है? सम प्लस आस शब्द से बना है। समास किन शब्दों से बना है? सम प्लस आस। इसमें संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, क्या कुछ और है? इस समास को मैंने तोड़ा तो इसमें अगर संधि होगी तो कौन सी होगी? कौन सी संधि होगी? हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो समास का मैंने विग्रह किया है, सम प्लस आस, सम उपसर्ग लगा है। ठीक। यहाँ पे संधि नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। फिर क्या है? संयोग है। अरे एक नियम मैंने लिखवाया था कि किसी शब्द प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो स्वर रहित हो और उसका किसी अन्य स्वर से योग हो। ऐसी कंडीशन में जो व्यंजन संधि में बता रहा था, व्यंजन संधि वहाँ नहीं होगी, वहाँ क्या होगा? संयोग होगा। सीधी सी बात, इन शब्दों से अगर मैं समास लिखूं तो यहाँ पे ये आ जुड़ेगा और इस माँ में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? इधर सा और इधर भी सा, शब्द क्या बना? समास। तो इस समास शब्द में क्या है? संयोग है। समास शब्द में क्या है? संयोग है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इस समास की तो इस सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ क्या होता है? यहां पे सम का अर्थ क्या है? पास। सम का अर्थ क्या है? पास या फिर निकट। आस का अर्थ क्या है? बैठना या फिर बैठाना। अभी सब बात समझ में आ जाएंगी। बैठना या फिर बैठाना। ये आस, इससे देखो और कौन से शब्द बनते हैं? मैंने कहा आसन, और एक शब्द होता है आसन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंपोर्टेंट शब्द हैं, समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में पूछे जाते हैं कि इनका अलग अलग अर्थ, जैसे अनिल और अनिल का पूछा जाता है। ठीक है। अनिल का अर्थ क्या होता है? और अनिल का आग। अनिल का अर्थ वायु और अनिल का अर्थ आग। तो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। वही सेम शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आसन। और आसन का मतलब क्या है और आसन का अर्थ क्या है? हाँ, आसन का मतलब और आसन का मतलब दोनों का क्या 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 होगा? देखो, आसन और आसन, इस आसन को हम क्या लिखना है? बैठना।
और आसन को नहीं बनी बात, बताओ। देखो, आसन एक बैठने का स्थान होता है और आसन का मतलब है बैठा हुआ। आसन क्या होता है? सिंहासन सुना है? बैठने का स्थान। आसन बैठा हुआ, दोनों में अंतर ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। आसन का अर्थ क्या है? हैं? बैठने का स्थान, और आसन बैठा हुआ। अंतर समझ में आया? यानी कि आसन अगर हो तो क्या है? ये बैठने का स्थान है। आसन हो जहां ना डबल हो वो क्या है? बैठा हुआ। अरे बात क्लियर हो गई? आगे हम देखें, ये जो समास है, इस समास का अगर आपसे विलोम पूछा जाए, समास का विलोम क्या होगा? व्यास। समास का विलोम क्या होगा? व्यास। अगर मैं बात करूं संधि का विलोम, संधि का विलोम, तो क्या बताओगे? ठीक है, चलो दिखाई दे रहा होगा। हाँ, क्या हुआ? देखो, संधि का विलोम क्या बताया था? विग्रह। और विग्रह अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या बता दोगे? विच्छेद। अगर दोनों हैं तो दोनों सही, लेकिन अगर समास का विलोम पूछा जाए तब आंसर एक ही होना है, व्यास। अगर मैं आपसे कहूं ये व्यास जो शब्द है, इस शब्द में कौन सी संधि है? व्यास शब्द में कौन सी संधि है? ईयर संधि। व्यास शब्द में कौन सी संधि है? ईयर संधि। अगर मैं व्यास शब्द का विग्रह पूछूं तो विग्रह क्या बता दोगे? वी प्लस आस। वी प्लस आस। इस बी का अर्थ क्या है? दूर। इस बी का अर्थ क्या है? दूर या अलग अलग। दूर या अलग। आस का अर्थ वही, बैठाना। आस का अर्थ क्या? बैठाना। अब देखो इन दोनों में अंतर समझना, समास क्या होता है और विग्रह क्या होता है। मैंने कहा कि जो शब्द हैं उन शब्दों को अगर मैं पास पास ला दूं तो क्या हो जाएगा? समास। अगर उन्हीं शब्दों को मैं दूर दूर रख दूं तो क्या हो जाएगा? व्यास। समास का अर्थ निकट लाना, पास पास बैठाना, और व्यास का मतलब अलग अलग करना, दूर दूर बैठाना। इतनी बात क्लियर हो गई? कैसे? शब्दों को देखते हैं। जैसे मैंने कहा हथकड़ी, क्या लिखा मैंने? हथकड़ी। एक और लिख दे रहा हूं, हाथ के लिए कड़ी। इस हथकड़ी का विग्रह क्या होगा? हाथ के लिए कड़ी। देखो फिर, सुनो, ये जो हाथ के लिए कड़ी है, इसमें मैंने क्या किया? ये जो के लिए शब्द है इसका मैंने लोप कर दिया। हाथ के लिए शब्द है, इसमें के लिए, इसका मैंने क्या कर दिया? लोप कर दिया। अब जो अलग अलग पद हैं हाथ और कड़ी, इसको मैंने पास पास ला दिया। हाथ और इनको अगर मैं पास पास लाऊं तो शब्द क्या बनेगा? हथकड़ी। इसमें क्या होगा? समास होगा।
और हथकड़ी शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। फिर सुनिए, अभी मैं परिभाषा की बात करूंगा, फिर सुनो इसको। मैंने कहा जो शब्द है, जो सामासिक शब्द है, इसको मैं क्या करूं? अलग अलग कर दूं, दूर दूर कर दूं, तो क्या कहलाएगा? व्यास। वी का अर्थ अलग करना, दूर बैठाना। अब इसको मैंने अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद जो मूल शब्द जो यहाँ से हटा था उसको अगर मैंने वापस ला दिया, इसको मैंने वापस ला दिया, तो ये क्या हो जाएगा? विग्रह, यानी कि इसको बोले व्यास। बात समझ में आ रही है? फिर सुनो, समास किसी शब्द का नाम नहीं है, समास एक प्रक्रिया का नाम है, और इस प्रक्रिया में जो अलग अलग शब्द होते हैं उनको नज़दीक लाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास। और इस प्रक्रिया द्वारा जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या कहलाएगा? सामासिक पद। अगर इस शब्द मैंने हथकड़ी लिखा, तो हथकड़ी शब्द में समास तो तत्पुरुष है, लेकिन ये हथकड़ी, ये जो शब्द है, ये शब्द क्या कहलाएगा? सामासिक पद। यानी कि हथकड़ी जो शब्द लिखा है ये शब्द समास नहीं है, ये हथकड़ी जो शब्द लिखा है ये क्या है? सामासिक पद है। इसमें जो प्रोसेस हुई, जो प्रक्रिया लागू हुई, के लिए जो हमने हटाया, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? समास। बात समझ में आई? अगर कोई शब्द दे रखा है, उस शब्द के अंदर समास पूछा जाए तो शब्द में तो समास है, लेकिन वो शब्द समास नहीं है, वो शब्द क्या कहलाएगा? सामासिक पद। दूसरी बात सुनो, इनकी परिभाषा की बात कर लूं मैं। समास की परिभाषा, अगर समास की परिभाषा की बात करें, देखो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों को पास पास लाया जाता है, पास पास लाया जाता है, क्या कहलाएगा? उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समास। इस प्रकार बना शब्द क्या कहलाएगा? सामासिक पद। इस प्रकार बना शब्द क्या कहलाएगा? सामासिक पद। बात समझ में आई? फिर देख लो आप, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल लिखा उसी को दोबारा लिख रहा हूं। हाथ के लिए कड़ी। अगर ये हाथ के लिए कड़ी मैंने लिखा है, इसमें इस हाथ को और इस कड़ी को जिस प्रक्रिया द्वारा मैं पास पास लिख दूं, पास पास कैसे? हथकड़ी। अगर इसको मैंने हथकड़ी को पास पास लिख दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक इसमें कोई प्रक्रिया लग गई, और वही प्रक्रिया क्या है? अगर इसी को, अगर इस पद की मैं बात करूं, ये पद क्या होगा? सामासिक पद होगा। अरे बात क्लियर हुई? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो या दो से अधिक पदों को नजदीक लाया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? समास। ठीक है। और जो पद बना वो पद क्या कहलाएगा? सामासिक पद। अगर मैं बात करूं यहाँ पे विग्रह या समास का विलोम क्या होता है? व्यास। अगर मैं व्यास की बात करूं तो ये क्या है? समास का विलोम है। समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा। और इस व्यास में क्या होगा? जो हथकड़ी मैंने शब्द लिखा है, इसी शब्द को इन दो शब्दों के बीच में मूल शब्द यहाँ पे ला दूं। मूल शब्द अगर हम इसमें लेके आए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा?
जिसमें दो नज़दीक शब्दों को अलग अलग करके उनके बीच का मूल शब्द उनके बीच मूल शब्द लगा दिए जाए। मूल शब्द का मतलब है जो हटाया है। उनके बीच मूल शब्द लाया जाए। लाया जाए लिख दो, लगा दिया जाए लिख दो, तो ये क्या कहलाएगा? व्यास। जैसे ये इसके लिए जो हथकड़ी मैंने शब्द लिखा, इसके लिए मूल शब्द इसमें जो हटाए थे उनको वापस लेके आओ। हाथ के लिए कड़ी, ये क्या हो गया? इसका विग्रह इसको बोलते हैं, या समास का विलोम की बात करूं मैं, व्यास। बात क्लियर हो गई? अरे कोई समस्या थोड़ी है। चलो एक बात और सुन लो, ये जो सामासिक पद बनेगा, जो समास होगा, इस समास के अंदर मैंने कहा शब्द संरचना की निकाय है, इसके अंदर संधि हो सकती है, इसके अंदर संयोग हो सकता है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हो सकता है, प्रत्यय का नहीं होगा, ये ध्यान रखना। होता किसका है? संधि का। जैसे प्रत्युत्तर शब्द की मैं बात करूं, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। प्रति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन इसमें संधि है, प्रति प्लस उत्तर, तब शब्द बनेगा प्रत्युत्तर। तो जो समास है इसमें संयोग होता है, संधि भी होती है, उपसर्ग भी होता है। बात समझ में आई? लेकिन समास एक प्रक्रिया है, जो शब्द दे रखा है वो समास नहीं है। समास एक प्रक्रिया का नाम है, और जो पद दिया है, जो शब्द दिया है, वो शब्द क्या होगा? सामासिक पद कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? बताओ। अब सुनो, आगे इसके बारे में बात करें। प्रकार क्या देखें? समास के प्रकार। अगर मैं समास के प्रकार की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख लो। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में, तो हिंदी में जो समास होंगे वो कितने समास होंगे? 6। अगर पूछे जाए हिंदी में समास कितने होते हैं तो कितने बताओगे? 6। दूसरा क्वेश्चन सुनो, अगर आपसे पूछा जाए पद प्रधानता के आधार पर, पद प्रधानता के आधार पर समास, तब कितने बता दोगे? 4। ठीक है, पद प्रधानता के आधार पर समास कितने बताओगे? 4। तीसरी बात फिर सुन लो, अगर मैं आपसे कहूं मूल रूप में समास, मूल रूप में समास, तो कितने बता दोगे? 5। ठीक है, मूल रूप का मतलब जो संस्कृत में हम पढ़ते हैं जिसमें केवल समास भी आता है, वो किसमें शामिल है? मूल रूप में। पद प्रधानता के आधार पर पूछा जाए, चाहे संस्कृत में पूछा जाए चाहे हिंदी में पूछा जाए, 4 ही बताने हैं। केवल हिंदी में पूछा जाए तो कितने बताने हैं? 6 बताने हैं। इनको फटाफट देख लेते हैं। हाँ, पद प्रधानता के आधार पर लिख रहा हूं मैं, पद प्रधानता के पद प्रधानता के आधार पर कितने समास होंगे? 4। ये 4 कौन कौन से? अगर मैं आपसे कहूं प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान। दूसरा मैं बात करूं दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद
प्रधान। तीसरे की बात करूं, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। अगले की बात करूं, उभय पद। इसको दोनों पद प्रधान को हम उभय पद प्रधान भी कहते हैं। उभय पद प्रधान, उभय का मतलब दोनों। तीसरा, जिसका कोई पद प्रधान ना हो, यानी कि दोनों पद गौड़। क्या लिख दें? दोनों पद कैसे हों? गौड़ हों। ठीक है, या उभय पद अप्रधान लिख दो। ठीक है, उभय पद अप्रधान, उभय पद अप्रधान। अब इसमें कौन कौन से समास आते हैं उनकी हम बात कर लें। मैंने कहा प्रथम पद जिसका प्रधान होता है वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। दूसरा पद प्रधान जिसका होगा वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं, हाँ, दो, कर्मधारय, कर्मधारय समास, और दूसरा होगा द्विगु समास। अगर मैं दोनों पद प्रधान इसकी बात करूं तो एक ही आता है इसमें, द्वंद्व समास। अगर मैं बात करूं जिसका कोई पद प्रधान ना हो या दोनों पद अप्रधान हो, ऐसी स्थिति में क्या आएगा? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। बात समझ में आई? अब देखो, अगर हिंदी में पूछे जाएं तो हिंदी में आपको ये चार नहीं बताने, ये 6 नाम बताने हैं बस, अंतर ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा ये जो मैंने 4 लिखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये किसके आधार पर हो गए? पद प्रधानता के आधार पर। पद प्रधानता के आधार पर द्विगु और कर्मधारय को दोनों को किस में पढ़ा जाएगा? तत्पुरुष समास के अंदर। तत्पुरुष समास के ये भाग हो जाएंगे, कर्मधारय समास और द्विगु समास। किस कंडीशन में? पद प्रधानता के आधार पर। जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, अव्ययी भाव। जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। जिसका मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व। जिसका कोई पद प्रधान ना हो, बहुब्रीहि समास। पूछे हुए क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, आंसर क्या दोगे? दूसरा। द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। बहुब्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है? कोई नहीं, ना पहला ना दूसरा। यानी कि दोनों पद होंगे वो अप्रधान होंगे, अर्थ कोई तीसरा देता होगा। ठीक है, जैसे एक दंत कहा जाता है, लंबोदर कहा जाता है, तो लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। तो इसमें ना तो ये लंबे का अर्थ दे रहा है, ना उधर का अर्थ पेट होता है, ना पेट का अर्थ दे रहा है, कोई अन्य अर्थ दे रहा है। कौन सा हो जाएगा? ठीक है, जिसमें पहला पद प्रधान हो, अव्ययी भाव। जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, कर्मधारय भी होगा, तत्पुरुष भी होगा, द्विगु भी होगा। जिसके दोनों ही पद प्रधान हो, पहला भी प्रधान हो, दूसरा भी प्रधान हो, किसी के बिना काम ना चलता हो, दोनों से काम चले। जितने जरूरी माता हैं उतनी ही जरूरी पिता हैं, तो दोनों ही प्रधान हैं, दोनों ही मुख्य हैं। अगर माता नहीं है फिर भी समस्या है, और पिता नहीं है फिर भी समस्या है। बात समझ में आई? तो माता पिता जो मैंने बोला, ये कौन से समास का उदाहरण है? द्वंद्व का। बात क्लियर हो गई? दोनों ही प्रधान है, कोई कम नहीं है। तुम सोचो माता नहीं पिता या पिता नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की बराबर की हिस्सेदारी। तुम दुनिया में वैसे ही थोड़ी आ गए। हाँ, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये जो मूल रूप में 5 है ना, इनको और थोड़ा मैं बता दे रहा हूं। चलो इनको और देख लो। ये मूल रूप में 5 हैं,
इनको देख लो कौन कौन से हैं। देखो पहला इसमें आता है केवल समास, दूसरा बताओ अव्ययी भाव, कर्मधारय, दिगु और बहुव्रीहि और तत्पुरुष। केवल समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय, दिगु, बहुव्रीहि और कितने हो गई? चलो 1 2 3 4 और ये जो तत्पुरुष है ना, इस तत्पुरुष के अंदर ही कौन सा आएगा फिर? कर्मधारय। द्वंद्व, द्वंद्व कहाँ है इसमें? सुनो जरा, दोबारा देखो। केवल समास, अव्ययी भाव, इसके बाद द्वंद्व, इसके बाद बहुव्रीहि, बहुव्रीहि के बाद हाँ तत्पुरुष, और तत्पुरुष के भाग कौन कौन से? कर्मधारय और दिगु। अरे बात क्लियर हो गई? ये किस में हो गए? मूल रूप में। पद प्रधानता के आधार पर 4, आगे देखो। सुनो भाई, हेडिंग डालो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इस अव्ययी भाव में क्या होता है? हाँ भाई, समस्त पद, समस्त पद अव्यय का भाव देता है, अव्यय का भाव देता है। अब सुनो, ये अव्यय क्या होता है? क्यों भाई, अव्यय कुछ होता है? अव्यय शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल व कारक, लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव। यानी अव्यय पद, अव्यय का अर्थ क्या होगा? कि जिनमें ना लिंग का प्रभाव पड़ता हो, ना वचन का प्रभाव पड़ता हो, ना काल का पड़ता हो, ना कारक का पड़ता हो।
ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन काल या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाएंगे? अव्यय। दूसरी बात, इसके लिए एक कंडीशन लिख लो, चाहे सूत्र लिख लो। इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद, ये क्या होगा? हाँ, उपसर्ग हो सकता है। प्रथम पद उपसर्ग हो सकता है या फिर अव्यय हो सकता है, और जो अगला पद है वो क्या होगा? संज्ञा होगा। अरे बात समझ में आई? ये सेकंड पद क्या होगा? संज्ञा। और प्रथम पद क्या होगा? उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। कैसे होगा? जैसे मैंने लिखा, हाँ, भरपेट, ठीक, या यथाशक्ति, दूसरा लिखूं यथाशक्ति। अब देखो, ये जो पेट है वो तो संज्ञा शब्द है, और ये भर यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये कैसा शब्द है? अव्यय। यानी अव्यय का मतलब ये जो भर है, भरों पेट नहीं होगा, भरे पेट नहीं होगा, भरी पेट नहीं होगा। यानी लिंग वचन काल और कारक के आधार पर इस शब्द में परिवर्तन नहीं होगा, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जिसके अनुसार पूरे शब्द का अर्थ चल रहा है, वही क्या होगा? प्रधान होगा। इस प्रधान का मतलब गांव वाले मुखिया प्रधान वो नहीं है। इस प्रधान का मतलब क्या है कि जिसके अनुसार पूरा जो पूरा सामासिक पद बना है वो जिस शब्द पर निर्भर करता हो। पहले वाले पर निर्भर करता है तो पहला प्रधान, दूसरे पर निर्भर करता है तो दूसरा प्रधान, दोनों पर निर्भर करता है तो दोनों पद प्रधान, किसी पर निर्भर नहीं करता। जैसे आप अकेली माता पर निर्भर करते हो, प्रथम पद। दूसरे में देखें, पिता पर निर्भर करते हो और दोनों पर निर्भर करते हो, कौन सा होगा? द्वंद्व समास। तो माता पिता में कौन सा होता है? द्वंद्व समास। क्योंकि हम हैं एक पर निर्भर थोड़ी हैं, दोनों पर निर्भर है। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। अब इनमें मैंने कहा जिसका प्रथम पद कैसा होता हो भाई साहब? प्रधान। प्रथम पद प्रधान हो, उपसर्ग हो, अव्यय हो, दूसरा शब्द क्या हो? संज्ञा हो। तो ऐसी स्थिति में भरपेट मैंने लिखा है, यथाशक्ति लिखा, भरपेट, पेट भर, या यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक, इतनी बात समझ में आई? पहली बात इसको आप नोट कर लेना। अभी मैं इसके एग्जाम्पल आपको और दिखा रहा हूँ। ये इसका सार समझ लो, मूल समझ लो, सूत्र समझ लो, जो भी समझो समझ लो। अगर कोई शब्द ऐसा दिखाई दे, प्रथम पद उपसर्ग जिसमें हो, प्रथम पद जिसके अंदर अव्यय हो, या अव्यय उपसर्ग तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, जिसका अर्थ पहले वाले शब्द पर डिपेंड हो, उसी के अनुसार पूरा शब्द चलता हो, तो क्या कहलाएगा? प्रथम पद प्रधान। और ये किसमें होगा? अव्ययी भाव में। दूसरा ये भी देखना है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल या कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव। जैसे मैंने यथाशक्ति लिखा, इसको यथाशक्ति जैसे लिखा है ऐसे ही लिखा जाएगा, इस पर ओ की मात्रा नहीं आ सकती, इसका स्त्रीलिंग नहीं बन सकता, इसका पुल्लिंग नहीं बन सकता, काल और कारक के आधार पर भी इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इस शब्द में भी नहीं हो सकता। इसीलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव। यानी कि ऐसे शब्द जो अव्यय का भाव देते हों, अव्ययी भाव कहलाते हैं। बात क्लियर हुई? देखिए, अव्ययी भाव समास। सुनो, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद उपसर्ग हो सकता है। प्रथम पद क्या? उपसर्ग। ठीक है। ये जो पहला पद है ये मैंने कहा अव्यय हो सकता है। फर्स्ट पद क्या हो सकता है? अव्यय हो सकता है। ठीक। तीसरी बात,
हो सकता है दूसरा पद अव्यय हो सकता है, जरूरी नहीं है। हालांकि ये नियम का चाहे बात समझ लो जो भी समझ लो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अव्यय का भाव देगा इसीलिए अव्यय भाव होगा। अगला, जहां पद की आवृत्ति होती हो वहां भी क्या होगा, अव्यय भाव। कुल मिला के ये जो नियम दे रखा है किताबों में वो ठीक है, बात नियम की नहीं है, बात यह है ऐसा दुनिया का कोई भी पद जो अव्यय का भाव देता हो आपको अव्यय भाव ही लगाना है। बात समझ में आई? अब देखो इनके एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं भाई साहब, तो देखो उपसर्ग वाले, एक शब्द आपने सुना होगा बेगम, चेहरे पे हंसी आ गई होगी बेगम को सुनते ही। जिनके बेगम है उन्हें भी, नहीं है उन्हें भी। ये बेगम है ना, इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है और इसका जो अर्थ होगा वो बिना गम के, बिना गम के। ठीक है, बेगम का अर्थ क्या है, बिना गम के। और बेगम में समास कौन सा है, अव्यय भाव समास। जैसे आपने सुना होगा बाकायदा, बाकायदा, कायदा के सहित, बाकायदा। बेकायदा सुना होगा, बिना कायदा के। और हाँ, प्रतिदिन और प्रत्युत्तर और बताओ, अनुकरण, प्रतिपल, हर पल, हाँ हर पाल मत लिख लियो, हर पल। अव्यय वाले कौन से, जिसका प्रथम पद अव्यय होता हो, इनको देखो। हाँ अभी लिखा था मैंने, भरपेट, यथाशक्ति और यथासंभव और बताओ, जिसमें प्रथम पद अव्यय होता हो। दूसरा पद प्रधान हो सकता है, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, हाँ ध्यान पूर्वक, इसमें दूसरा आ रहा है अव्यय। इधर मैंने भरपेट लिखा, मैं पेट भर लिख दूं, इसको मैं रात भर लिख दूं, इसको मैं दिन भर लिख दूं, इसको मैं सरयू पार लिख दूं, सरयू पार, गंगा पार लिख लो, सरयू पार लिख लो। इसमें जो बाद वाले शब्द हैं वो अव्यय हैं, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, समस्त पद किसका भाव दे रहा है, अव्यय का। इसका देखो बहुवचन नहीं बनेगा, ध्यान पूर्वक को नहीं होगा, चाहे एक व्यक्ति है उससे भी यही कहा जाएगा, 100 व्यक्ति हैं फिर भी यही कहा जाएगा। पेट भर, पेट भरो नहीं होगा ना, पेट भरी होगा। इसी तरह रात भरो नहीं होगा, रात भर का रात भर ही रहेगा।
ये जो शब्द हैं इनमें भी ये क्या कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। अगली बात और लिखना चाहूँ तो लिख लो, लाभार्थ लिख लो, शिक्षार्थ लिख लो, लाभार्थ, शिक्षार्थ, लाभार्थ, शिक्षार्थ, ज्ञानार्थ लिख लो। इसमें जो अर्थ जुड़ा हुआ है निस्वार्थ लिख लो। नी में तो उपसर्ग भी आ रहा है, इधर भी आ जाएगा उपसर्ग वाला, और लिख लो तो लिख लो, इधर लिख लो निस्वार्थ, नीरस, नीरव, नीरज, निर प्लस रज, निर प्लस रव, निर प्लस रस, नि प्लस निस्वार्थ, निस्वार्थ। ठीक है। और अगर आवृत्ति हो जाती है तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं जिनमें पदों की आवृत्ति हो? चलाचली सुना है? चलाचली। मारा मारी सुना है? मारा मारी। खुल्लम खुल्ला सुना है? खुल्लम खुल्ला। हाँ। जूतम जूत सुना है? रातों रात सुना है? हाथों हाथ सुना है? हाथों हाथ। रातों रात। चला चली। धड़ाधड़, धड़ाधड़। पुनरावृत्ति हो रही है, ये भी किसमें आएंगे? अव्ययी भाव में। ठीक है। और सुनो, क्यों पैसा पैसा करती है? इसका मतलब पैसा ही पैसा। एक बात बताओ, ये बातें तुम्हें समझ में आई नहीं? मैंने क्या कहा, ऐसा कोई भी दुनिया का सामासिक पद जो अव्यय का भाव देता हो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव। कंडीशन क्या हो सकती है इसमें? पहला पद उपसर्ग का हो सकता है, पहला पद अव्यय का हो सकता है, दूसरा वाला भी अव्यय का हो सकता है, लेकिन जो समस्त पद है वो भाव किसका देगा? अव्यय का। पदों की पुनरावृत्ति हो सकती है, और पदों की पुनरावृत्ति में भी कौन सा आ जाएगा? अव्ययी भाव समास। इतनी बातें क्लियर हो गई? कोई समस्या तो नहीं है? एग्जाम्पल मैंने थोड़े लिखे हैं, बाकी और उदाहरण है वो मैं तुम्हें भेज दूंगा। केवल मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप ये सोचो एग्जाम्पल यही पर्याप्त है, इनसे इनके अलावा कुछ नहीं है। इनके अलावा बहुत कुछ उदाहरण हैं जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने कुछ लिखवा दिए हैं, बाकी मैं आपको बाद में देख दूंगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए, इन्हें रटने नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं और रटने से काम चलना भी नहीं है। केवल आप एक समझ विकसित करो, दिक्कत नहीं होगी।